गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अखिलेश फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एल्बन क्लासेस में दोस्तों। और जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये प्रैक्टिस नंबर 08 है। 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 7 प्रैक्टिस सेटों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको संभवतः पसंद आए होंगे। जहां तक मैं समझता हूं, बेहतर क्वेश्चन थे। और आज की जो क्लास होने वाली है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों को, जो पिछले कुछ सेक्शन में जो 7 हमने जो लेक्चर लिए हैं, उन 7 लेक्चर्स में से काफ़ी कुछ क्वेश्चनों को मैंने रिपीट करने का प्रयास किया, ताकि आज की जो क्लास है वो आपकी एक तरीके से रिवाइज्ड क्लास हो जाए। ठीक है? और इसके जो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो बैलेंस्ड पेपर बनाने के करें, जिसमें इतिहास, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा कुछ साइंस के क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंट के, और कुछ 1-2 कंप्यूटर के क्वेश्चन डालने का प्रयास करेंगे, ताकि एक 50 क्वेश्चनों का जो क्लस्टर बनेगा, एक बैलेंस्ड क्लस्टर बने, जो आपके लिए एग्जामिनेशन पर्पज के हिसाब से और ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है? तो आज की क्लास को दोस्तों एक तरीके से रिवीजन क्लास के रूप में देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑलरेडी आप लोग इस सेशन में कर चुके हैं, मतलब इससे पहले के कुछ सेशन में आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ नए भी दिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको उस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे। एक तरीके से रिवाइज्ड क्लास आप लोग समझिएगा, कि जो अभी तक मैंने जो जो 6 जो 7 पेपर्स में जो प्रैक्टिस सेट में जो कराया है, उसमें से आप लोग कितना याद रख पाए हैं, कितना नहीं। हालाँकि आप सभी लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी तरीके से आप लोगों को चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ जो बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर्ली डिलीवर हो रहा होगा, आप तक बेहतर क्लास हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। और मैं बार-बार कहता हूँ कि योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लीज़ प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक। ठीक? और उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएँगे कि कितना बेहतर और कर सकते हैं। ठीक है? फीडबैक दैट मीन्स आप मतलब अ, आपको क्वेश्चन कैसे कैसे लग रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? इस तरीके से कुछ चीज़ें आप हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको, आपके सजेशन को सराखों पे रखेंगे और इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है एक तरीके से रिवाइज़ क्लास, उसको देखिएगा। बहुत कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एक ज़रूर चीज़ें नई मिल जाएँगी। तो हम लोग उसको बहुत रैपिडली करते चलेंगे, बहुत इसमें समय व्यतीत नहीं करेंगे। ठीक? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि ये जो होने वाली है क्लास, ये दोस्तों, ये इस क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एएसओ के रिगार्डिंग जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अ, आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानना है, क्लासेस के बारे में कुछ जानना है, तो आप लोग सामने वाले दिए हुए नंबर पे, थोड़ा-सा हट जाता हूँ कि आप लोग बेहतर देख पाएँ, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और कॉल करके जो भी जानकारी आप चाहते हैं, वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेहतर क्लास होने वाली है ये भी। और टेलीग्राम दोस्तों का ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़। ठीक? चलिए, पहला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। ठीक? और ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है? ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिज़म्बल बोलते हैं, उसमें न्याय शब्द का क्या अर्थ है? किस चीज़ की बात कर रहा है? कानूनी न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, और केवल सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, या न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहा है? उद्देशिका से जुड़े हुए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी पहले, आप सभी लोगों को उसके बारे में जानना होगा, कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था, और फिर बाद में इसको पास भी उन्हीं के थ्रू करा गया था। संविधान सभा ने इसको पास किया था 1946 में, 22 जनवरी 1946 में, जहाँ तक मुझे डेट अगर नहीं गड़बड़ हो। इसमें इसमें जो आर्टिकल नंबर जो 42 में 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है? 42वां अमेंडमेंट के थ्रू इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष आप लोग कहेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। धर्मनिरपेक्ष हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। एग्ज़ैक्टली वो वर्ड जो जोड़ा गया था, वो पंथ निरपेक्ष था। फिर उसके बाद अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान संशोधन के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के समय जो हुआ था, ठीक है? और 1976 में। ये चीज़ों को, फैक्ट्स को आप प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये भी मैंने 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार के आदर्श की बात की गई है, और
दो प्रकार की प्रतिष्ठा, जैसे अफसर की समानता और प्रतिष्ठा वगैरह की और उसकी बात की गई है। तो इसमें जो न्याय की बात ही की गई है, तो ये क्या की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, जहाँ पर हम लोग आदर्श की बात करेंगे, वो क्या किस पे की गई है, देखिए विचार हो गया, व्यक्ति हो गया, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है, इनकी बात की गई है। आगे आ चलते हैं 22वें नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे। भारत में स्वराज का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया है? स्वराज का नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया हुआ है? तो ये है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक हैं, और जवाहरलाल नेहरू है, और लाला लाजपत राय हैं। ठीक, कौन है? स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया है? स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। आप सभी लोग जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक, जहाँ पे उन्होंने कहा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने ये बात कही थी। ठीक, क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। हालाँकि जो स्वराज का जो शब्द जो यूज़ किया गया था स्वराज, अ, वो संभवतः दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। वो उस परिप्रेक्ष्य में ये कहा था कि मतलब अ, विदेशी राज्य कितना भी जो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो देशी राज्य होता है, जो स्वराज्य होता है, उसके मुकाबले वो बेकार ही होता है। इस तरीके का कुछ उन्होंने वक्तव्य दिया हुआ था। तीर अ, ती, तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? राष्ट्रीय आय में कौन सा घटक शामिल नहीं होता? वेतन, किराया, ब्याज, पेंशन। ऑलरेडी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसमें गलती नहीं करेंगे। तो क्या है? वेतन, किराया, ब्याज और पेंशन। ये है दोस्तों, पेंशन इसमें शामिल नहीं होती है। आरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है? आरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है दोस्तों? आरावली अभी हाल में ही बहुत चर्चित रहा है, और मैंने ये बताया है कि ये किस प्रकार के पर्वत हैं। ये अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल पर्वत की श्रेणियों में आते हैं। और उसके अलावा इसका जब विस्तार हम लोग देखते हैं, गुजरात से लेके दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, और किस दिशा में बात कर रहा है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। ठीक, तो ये हम लोग जब देखते हैं तो ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चौथा, फिफ्थ का है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ठीक है, जो रिफाइनरी का काम करता है, कह सकते हैं जो जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी रिफाइनरी का काम कौन करता है मानव शरीर में? हृदय हो गया, यकृत हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़े। अगर एक लोग इंग्लिश में बात करेंगे, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया। ठीक, तो क्या है दोस्तों? ये है गुर्दा, किडनी। किडनी क्या है ना, किडनी का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, उसको रिफाइन करना रक्त को। ठीक है, उसमें से जो अशुद्धियां हैं उसको हटाने का प्रयास करना। और ये एक दिन में कम से कम 150 लीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 लीटर के आसपास जो ब्लड है, ब्लड को ये क्या करती है? रिफाइन करने का काम करती है। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? फंडामेंटल जो राइट्स हैं, भारतीय संविधान के किस पार्ट में? देखिए, भारतीय संविधान आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें लगभग 22 भाग हैं। ठीक, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। और जो अनुच्छेद हैं वो इस समय मेरे ख्याल से 444 के आसपास कुछ अनुच्छेद हैं, क्योंकि अनुच्छेद ऐसा ना अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो चलते रहते हैं। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में? भाग एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक, तो ये है भाग 3 में। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है दोस्तों? भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है भाग 4 में। ठीक, और भाग 2 में नागरिकता है। साथ है चोरी चोरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? चोरी चोरा कांड है किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। बहुत फेमस चोरी चोरा कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये कांड। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। इसके बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने इसको निरस्त कर दिया था। 12 फरवरी 1922 को, मतलब वापस ले लिया था इस आंदोलन को। ठीक है, 8
भारत में मुद्रास्फीति का मापन मुख्यतः किस आधार पे किया जाता है? जो मुद्रास्फीति का जो मापन है, मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? जीडी पे, वीपीआई पे और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है? और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप सभी लोग जानते होंगे। तो किस आधार पे किया जाता है? ये है सीपीआई, ठीक है? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उसकी क्या की जाती है? गणना की जाती है, या उसका मेजरमेंट के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। नवा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, देखिए आप, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी, ठीक। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की दोस्तों पहाड़ियां हैं, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। लेकिन ये गिरती कहाँ पे है? ठीक, गिरती कहाँ पे है? अरब सागर में, बंगाल के खाड़ी में, हिंद महासागर में, अंडमान सागर में। इसका जो इसका जो मूवमेंट है, ये बहती है किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ बढ़ती है। पश्चिम, डेट मीन्स आप उसको देखेंगे, पश्चिम का कहाँ पे, अरब सागर कहाँ पड़ता है? पश्चिम में, ठीक है? तो किधर बहती है? ये पश्चिम की तरफ बढ़ती है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? पश्चिम में क्या पड़ता है आपका? अरब सागर, ठीक। बंगाल की खाड़ी पूर्व। आगे आ जाते हैं। 10वां है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो चर्चा की गई है। स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया, बेरीबेरी हो गया, पेलेग्रा हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, पेलेग्रा। दोस्तों ये होता है रिकेट्स। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और बेरीबेरी रोग होता है विटामिन बी 1 की कमी से। और पेलेग्रा रोग होता है विटामिन बी 3, नियासिन, ठीक है? विटामिन बी 3 की कमी से। चलिए, ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जो सम क्वेश्चन होंगे काफी रिपीटेड होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? कई बार बता चुका हूँ, उम्मीद होता है गलती नहीं होगी। राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा सदस्य हो गए, और संसद हो गया। तो ये कौन है दोस्तों? लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा क्या होते हैं? किसको चयनित करते हैं? ये चयनित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, मतलब उन्हीं में से ही लोकसभा के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, डेट मीन्स लोकसभा के जो लोअर होती है, जो लोअर पार्लियामेंट होती है, जिसको, जैसे दो सदन होते हैं, अपर और लोअर। लोकसभा लोअर में जानी जाती है, और राज्यसभा अपर में। राज्यसभा स्थायी सदन है, मतलब उसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो भंग की जा सकती है, ठीक। 12 है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन, देखिए इसके साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक? 1925, 27, 28 और 30। 1925, 27, 28 और 30। देखिए साइमन कमीशन को की जो नियुक्ति हुई थी, नवंबर 1927 में हुई थी, ब्रिटेन में, ठीक है? नवंबर 1927, ब्रिटेन में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था, उसके अंतर्गत हर 10 वर्ष बाद रिव्यू लेना था। कि रिव्यू लेना था, जो उसमें चीज़ें की गई हैं, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, उसका एक तरीके का रिव्यू लेना था। और भारतीयों को एक तरीके से संविधान बनाने के योग्य है या नहीं है, इस तरीके से कुछ चीज़ें थी, उसका एक तरीके से रिव्यू लेना था। तो वो 10 वर्ष में रिव्यू लेना था, ये पहले, लेकिन ये पहले ही अपॉइंट कर दिया गया था 1927 में, ठीक है? लेकिन जब ये भारत आया था, भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, बम्बई। भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी, 3 फरवरी, ठीक, 1928। कहाँ पहुंचा था? बम्बई, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। शोभित शुक्ला बी। ये देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल सही है, लेकिन अपॉइंट हुआ था। क्वेश्चन चूंकि ये है, भारत कब आया था, भारत कब पहुंचा था, तो क्या होगा? 3 फरवरी 1928 को। अपॉइंट कब हुआ था? अपॉइंट कब हुआ था? अपॉइंट हुआ था, अपॉइंट, ठीक है? अपॉइंट कब हुआ था ये? अपॉइंट हुआ था ये नवंबर, ठीक है? नवंबर 1927 को, ठीक है? अपॉइंट हुआ था नवंबर 1927 में, भारत आया था 1928, 3 फरवरी 1928 को। कलर यार लग रहा है कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, शोभित जी आपका स्वागत है।
सबसे पहले तो राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट? 7 सदस्य सभी के, बिल्कुल ठीक है, 7 सदस्य थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। दैट्स व्हाई कांग्रेस ने इसके विरोध करने का निर्णय लिया था और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। और विरोध करने के दौरान ही लाला लाजपत राय की जो एक लाठीचार्ज हुआ था पंजाब में, वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। उसी लाठीचार्ज के प्रतिस्वरूप जो घाव उनको लगे थे, उसकी वजह से कुछ समय बाद उनकी शहीद हो गए। डेथ कहना तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट होगा, हालांकि शहीद का दर्जा देना ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अ, राजकोषीय घाटा का सही अर्थ क्या है? कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, कुल आय, व्यय, निर्यात, आयात, गैर और कर और गैर कर। ठीक, तो ये होगा दोस्तों 13 का कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट। आपने कितना, आपके देखिए, आप घाटा कब खाएंगे, एक चीज ये समझिए, घाटा आपको कब खाना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा जब आपके टोटल जो रिसीप्ट है, मतलब टोटल आपके पास जो अर्निंग है, कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में ये समझ लिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आपके पास आमदनी तो अठन्नी है, लेकिन व्यय कितना हो जा रहा है? व्यय हो जा रहा है आपका 1 रुपया। ठीक, 50 पैसे आपके पास आमदनी है, व्यय हो जा रहा है 1 रुपया। तो क्या होगा, वो एक घाटे का स्वरूप प्रदान करेगा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीव्ड। ठीक, ए। 14 है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत हैं? पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत हैं? नवीन मोड़दार पर्वत हो गया, यंग फोल्ड माउंटेन्स हो गया, ब्लॉक पर्वत हो गया, ब्लैक माउंटेन्स हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, वोल्केनो माउंटेन्स हो गया, अवशिष्ट पर्वत हो गया, रेजिड्यूल माउंटेन्स हो गया। ठीक, ये है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों ब्लॉक पर्वत। ठीक, पश्चिमी घाट, शहीद कुर्बान न्यौछावर निसार प्राण होती। कुछ भी बोल दीजिए सर, हाँ कुछ भी बोल देंगे। भाई अब ऐसे शख्सियतों की वजह से तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब उनको भी सम्मान ना दिया जाए तो फिर किसे ही दिया जाए। ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत आप भ्रंतोत्स, जिनको हिंदी में हम लोग भ्रंतोस्त पर्वत बोलते हैं। भ्रंतोस्त पर्वत का आप लोग समझ लीजिए, जब पृथ्वी के अंदर भ्रंशन होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जब किसी प्रकार का दबाव पड़ता है, ठीक है, बहुत अधिक दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, उसके कभी कभी किसी के साइड के 2 किनारे उठ जाते हैं और बीच का किनारा धंस जाता है। ठीक है, या फिर बीच का किनारा ऊपर उठ जाता है, साइड के किनारे धंस जाते हैं, तो उसको हम लोग भ्रंश पर्वत बोलते हैं या भ्रंतोत्स पर्वत बोलते हैं। तो ये पश्चिमी घाट उसी प्रकार का पर्वत है। नवीन मोरदा पर्वत में क्या आ जाता है? हिमालय आ जाता है। ठीक है, नवीन मोरदा पर्वतों में हिमालय आ जाता है। रेजिडुअल पर्वत में क्या आता है दोस्तों? रेजिडुअल पर्वत में आप देखेंगे आरावली श्रृंखला को देखते हैं। आवाज आ रही है क्या? कल इसमें मुझे लगता है माइक में प्रॉब्लम हुई थी, एक सेकंड। हेलो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि, थायराइड हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, एड्रिनल ग्रंथि हो गया, पीनियल ग्रंथि हो गया। किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, और एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि को एक हम लोग बोलते हैं लड़ो और उड़ो करके एक स्लोगन है ज्योग्राफी में। जी, आवाज सही है। लड़ो, एड्रिनल ग्रंथि से एक एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है, जिसको हम लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और ये एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एक्साइटमेंट, उत्तेजना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। और ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इनको जो वेतन मिलता है 1,25,000 के आसपास इनका वेतन है। और इनको जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के तौर पे ना मिलके राज्यसभा के सभापति के तौर पर ये वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930, 35, 42, 47। बहुत आसान सवाल है, ये है 1942। आसान सवालों को हम लोग आसानी से साथ करते हुए आगे बढ़ चलेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब कब हुई थी? 1930, 34, 35, 47। 1930, 34, 35 और 47। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। क्या हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुआ था। और स्थापित कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था दोस्तों? 1935 में। और इसका राष्ट्रीय, बिल्कुल ठीक है, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, दैट्स वाई इसको अगस्त क्रांति बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इट्स बिगनेट फ्रॉम द 8 अगस्त 1942। ठीक। और ये 1935, ठीक है। और इसका जब राष्ट्रीयकरण की हम बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय करेंगे, डबल में क्यों आ रहा है यार ये? ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, अब सही आना चाहिए। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सी, ओके, ठीक। गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? गोदावरी नदी है, किस सागर में गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और लक्षद्वीप महासागर। गोदावरी जो नदी है किस सागर में गिरती है? प्रायद्वीप, भारत की सबसे बड़ी, जो अगर नदी की हम गणना करते हैं, वो सबसे बड़ी नदी हमारे पास गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी है, कहाँ गिरती है दोस्तों? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1465 किलोमीटर लंबी ये नदी है, जो महाराष्ट्र और जो दूसरे अन्य प्रांत हैं, उन प्रांतों से बहती हुई कहाँ पे जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है महत्वपूर्ण है, वो है आयरन। और इसमें ये वाला जो शब्द है, ये एक तरीके का रंग विरंजक होता है। दक्षिण भारत की नदी है, हाँ, दक्षिण भारत की नदी है। भारतीय प्रायद्वीप की नदियों में हम लोग गिनती करते हैं, जो जिसका उद्गम कह सकते हैं हिमालय से नहीं है। ठीक है, हिमालय से ना होकर दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक। आयरन, इसमें जो हीमो नाम का जो वर्ड है, ये क्या होता है? एक विरंजक है। विरंजक दैट मीन्स आपको कलर प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है, उसका रंग क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, लाल कलर का एक तरीके से विरंजक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड है रेड दिखता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। ठीक, कई बार क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। 22। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? गदर आंदोलन आप सभी लोग जानते होंगे, 1913। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? लाला हरदयाल, बहुत नाम फेमस है, लाला हरदयाल, 1913। ठीक। हरी सब्जियों में खाने से हीमो, बिल्कुल ठीक है, हरी सब्जियां खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खास तौर से पालक हो गया, और आपका मेथी हो गई। ठीक। सोया हो गया, जो कच्चा जो सोया था ना, हरा सोया। ठीक। और बथुआ, बथुआ आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक। तो क्या है? लंदन, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को और बर्लिन। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। 23 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 13, 14, 15, 16। 2013, 14, 15 और 16। नीति आयोग आप लोग जानते होंगे, जो 1950 में योजना आयोग बना था। योजना आयोग को भंग करके एक थिंक टैंक की स्थापना की गई थी, नीति आयोग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, अमेरिका से, बिल्कुल ठीक है, अमेरिका से 2015 में ये स्थापित हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, वो थे पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ही इस समय जो 16वां वित्त आयोग है दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा, दोनों एक नाम दो जगह। ठीक। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है भारत का। विटामिन विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी हो गया, रतौंधी हो गया। ठीक। किसकी कमी से होता है? गुड इवनिंग गीता जी, गुड इवनिंग। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी कैसे बताऊं? स्कर्वी जो स्किन होती है ना, फटने लगती होगी, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ओंठ बहुत ज्यादा फट रहे हैं, स्किन कहीं कहीं से फटने लगती है। ठीक है, उसको स्कर्वी, शायद उसी को मेरे ख्याल से स्कर्वी रोग बोलते हैं। रिकेट्स,
विटामिन डी की कमी से, रतौंधे विटामिन ए की कमी से, बेरी-बेरी विटामिन बी1 की कमी से, थायमिन, ठीक। 16 लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4, 5, 6, 7 कितने वर्ष का लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है? दोस्तों 5 वर्ष कई बार बताया गया है और एक ठीक, ओके। 27 पे आते हैं, 27 पे है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ठीक है, और ये आया था 1940, 41, 42, 43, 1940, 41, 42 और 43, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, 27 का 1942, 5, ठीक। 27, 28 पे आते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है? देखिए मुद्रास्फीति मैं कई बार बोल चुका हूँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद और नीति आयोग। इन्फ्लेशन को मुद्रा आपूर्ति, सॉरी मुद्रा आपूर्ति दिया, ठीक है, सॉरी सॉरी, मुद्रा आपूर्ति दिया हुआ है, मुद्रास्फीति नहीं दिया है। हाँ 42 आर्टिकल में शायद 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 1944 में फिर से इसको कर दिया गया था, बहुत अधिक समय तक नहीं रहा था। मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? ठीक, सी। 28 का सी, मुद्रा आपूर्ति। 28 का सी बता रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, 27 का सी है, चलिए चलिए ठीक है। 28 में मुद्रा आपूर्ति, हु कंट्रोल मनी सप्लाई इन इंडिया? मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, संसद और नीति आयोग। बताया था मैंने, ये कंट्रोल करता है आरबीआई। मॉनेटरी जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के मैंने बताया था बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया। ये क्या है ना, ये तरीके हैं किसको, मुद्रा जो सप्लाई है, मुद्रा की जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने का, ठीक। सीआरआर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक। 29, कृष्णा नदी कहाँ बहती है? कृष्णा नदी कहाँ बह के गिरती है? सर मैं जीएस नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इतिहास और पॉलिटी पर ही फोकस है। इतिहास और पॉलिटी मतलब जीएस के टॉपिक्स में इतिहास और पॉलिटी भी फोकस है बस। कृष्णा नदी, अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर और लक्षद्वीप, 29 का, ठीक है 29 का। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। मतलब इतिहास, सर मैं जीएस पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इतिहास और पॉलिटी। देखिए जीएस आप, देखिए इतिहास अगर आप इतिहास जो टीजीटी का एग्जाम देना है, अच्छा टीजीटी का एग्जाम देना है, ओके। टीजीटी आपका इतिहास से ही है ना? इतिहास और पॉलिटी हो गया टीजीटी में, ठीक है। चलिए, अच्छा टीजीटी का एग्जाम देना है। तो सब्जेक्ट पे फोकस रखिए, लेकिन जो 30 क्वेश्चन, शायद 30 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 30 क्वेश्चन आते हैं क्या? 30, 60 और 30 क्वेश्चन, है ना? लेकिन कोशिश करिए थोड़ा सा जीएस भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जीएस 30 क्वेश्चन में से अगर आप मान लीजिए अगर कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन होता है सब्जेक्ट में, तो मे भी हो सकता है अगर आप जीएस में कुछ अच्छा कर जाएं, तो वो क्या होता है, वो रिकवर कर देगा आपको, ठीक। तो आप चूंकि आपका पास इतिहास है, इतिहास और पॉलिटी, ठीक है, और जीएस में इतिहास पॉलिटी का बहुत अच्छा खासा रोल होता है, तो ये दो तो आपको पढ़ने ही नहीं होंगे जीएस में, ठीक है। इसमें शोभित आपको बाद वाली क्लास तो इसमें जो जीएस में 2% आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने होंगे। एक तो इतिहास का, और दूसरा पॉलिटी का। तो यहाँ पे आप सेव हो जाते हैं। आपको सिर्फ ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा करंट पढ़ना होगा,
और कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत आप जो बेसिक है इन्वायरमेंट का बेसिक जान लें, जैसे कि वन अधिनियम या वन्य जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम या ओजोन परत क्या होता है, कहाँ पे होती है, तो इस प्रकार से बहुत सारे बस भूगोल नहीं नहीं ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट है, लूसेंट से पढ़ लीजिए ज्योग्राफी, लूसेंट से सफिशिएंट मैटर है लूसेंट में। ठीक है, ठीक है, 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ किसी किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोटा नहीं समझना है, ये मत सोचना कि अरे यार चलो आएगा देखा जाएगा, नहीं, ये आएगा सोचा कि आए तो कम से कम आपका ठीक हो जाए। ठीक, तो जो दो तो आपके तैयार हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी पढ़ डालिएगा, और थोड़ा बहुत लूसेंट में इन्वायरमेंट भी दे रखा है उसको पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अगर पढ़ने बैठेंगे तो 2 दिन में 2 दिन में आपको, और चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आता है, मेरे ख्याल से इंडियन ज्योग्राफी ही आता है। इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ने बैठेंगे तो 4 से 5 घंटे में 1 दिन में खत्म कर सकते हैं उसको। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 90, 100, 120, 150, ये हम लोग कल कर ही चुके हैं पिछले कुछ उसमें। और गीता जी को मैं बार-बार कहता हूँ लूसेंट बहुत पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जितना पढ़ मिले, जितना रट मिले, उतना ही आपके लिए अच्छा है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और पटेल। संविधान सभा के अध्यक्ष आप सभी लोगों को जानते होंगे, राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहले ये अस्थायी रूप से नहीं थे, ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले जो 9 दिसंबर था, 9 दिसंबर को जो सबसे पहले बनाए गए थे, जो अध्यक्ष बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। और फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था स्थायी रूप से। ठीक, और अगर, ठीक, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप सच्चिदानंद सिन्हा ही लगाएंगे, राजेंद्र प्रसाद मत लगा दीजिएगा आप लोग में से कोई भी, अगर अस्थायी पूछ लिया जाए। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 17, 1918, 1919, 1920। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। कब हुआ था? बहुत बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919। क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? आप सभी लोग जानते होंगे, एक भारतव्यापी एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के दौरान एक जो कांग्रेसी नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब में जो लीड कर रहे थे, तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी के विरोध में एक संगोष्ठी बुलाई गई थी, जो जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी, जिसमें मात्र एक गेट था। तो अंग्रेजी प्रशासन को ये पता चला तो उन्होंने एक गेट बंद कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और इसमें एक व्यक्ति थे, हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों की इसमें मदद की। दुर्भाग्य देखिए देश का, ये गद्दारों की बड़ा तहकीकात कमेटी, बिल्कुल ठीक है, एक हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक, और फिर एक बात भारतीयों द्वारा भी एक कमेटी स्थापित की गई थी, जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई थी, ठीक, और जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। महात्मा गांधी ने उसका प्रस्ताव भी लिखा था, जो मदन मोहन मालवीय की तहकीकात कमेटी बनाई गई थी। आगे है 33, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी और जेनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय आप सभी लोग जानते हैं, 1945 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, ठीक ठीक, जलियांवाला बाग कहा गया है, बिल्कुल ठीक है, जलियांवाला। तो ये वो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का अध्यक्ष इस समय कौन है? जो महासचिव जिसको हम लोग बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, विश्व बैंक का इस समय जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो कौन है? कौन है? वॉशिंगटन डीसी में अगर कोई मुझे बता पाए ये डिस्ट्रिक्ट डीसी क्या है? शोभित और गीता जी और मनोरमा, मनोरमा राजभर, ठीक है, आपका भी स्वागत है। अगर कोई मुझे डीसी का मतलब बता पाए तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। अगर कोई बता पाए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक, मनोरमा जी। डीसी पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में मुझे भी नहीं पता था यार डीसी क्या होता है। तो ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रहा था चलो डीसी का पता किया जाए।
इस समय इसको इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ठीक है। अजय बंगा जो एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिनेट व्यक्ति हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, अजय बंगा। और अभी हाल में ये टूर वूर पे ही आए थे, सर याद नहीं आ रहा है इस समय, कोई बात नहीं। इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। क्या डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, डीसी वॉशिंगटन डीसी। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है, जो आज तक सोचे नहीं हम भाई ये ना कि आज तक जरूरत नहीं पड़ी इसलिए सोचे भी नहीं। देखिए चीजों को हम लोग ढूंढना कब प्रारंभ करते हैं, जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, जब हम जानते हैं कि इसको हमें जानना चाहिए। असेंबली या संसद नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, नाम है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ठीक। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है, तांबा, लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ठीक है। तांबा, लोहा, मैग्नीज और एल्युमिनियम, लोहे की वजह से होता है, ठीक। किसकी वजह से होता है, लोहे की वजह से मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, इंसुलिन जो हार्मोन है, जो आप लोग देखते होंगे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं डायबिटिक, उनको इंसुलिन का हार्मोन लगा इंसुलिन हार्मोन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनका जो डायबिटिक है वो अंडर कंट्रोल रहे। तो ठीक है, किस अंग से स्रावित होता है, यकृत, गुर्दा, अग्नाशय और प्लीहा, ठीक है। तो दोस्तों ये लोहे की वजह से ये होता है अग्नाशय से, पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज में एक लंगर हैंस दीपिका होती है, जिसका पता लंगर हैंस ने लगाया था, तो उन्हीं के नाम पर एक उनका नाम पड़ गया अग्नाशय के अंदर, लंगर हैंस दीपिका। और वो तीन प्रकार के जो हार्मोन्स एक्टिवेट करती है, रिड्यूस करती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा में से ही जो बीटा है, बीटा से इंसुलिन हार्मोन रिड्यूस होता है, ठीक है, बीटा से। कभी ये पूछ लिया जाए, इसके तीन होते हैं, जैसे लंगरस दीपिका से तीन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा से इंसुलिन रिड्यूस होता है, बीटा से, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बीटा जो ठीक, चलिए चलते हैं आगे। 36 संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, ये तुम लोगों को पता है। संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, प्लीहा, हाँ, स्पिलिन, ठीक है। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, अ, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये बुलाता है राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। आर्टिकल नंबर, हाँ, 9 बजे जब इंसुलिन कम स्रावित होता है तो शुगर की बीमारी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो जीएस की क्लास है 9 बजे, एग्ज़ैक्टली राइट टाइम, हर दिन 9 बजे क्लास होती है। हो सकता है संडे को ना हो, लेकिन मोस्टली हर दिन होती है, बाकी 6 दिन तो होती ही होती है। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, प्रथम, कविता जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1947, 1950, 51 और 52। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1951 में। स्थापना कब हुई थी योजना आयोग की, 1950, ठीक। अगला है 38, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह किस कक्षा में घूमते हैं, ठीक है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं, रिवोल्व, जो हमारे जो सैटेलाइट्स आप लोगों ने देखा होगा, जब आप करंट पढ़ेंगे उसमें बताया, जो सैटेलाइट्स होते हैं को वो कहाँ स्थिर होते हैं, वो स्थिर किए जाते हैं भू स्थिर उपग्रह, एक इस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। तो ये कौन सी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ घूमते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से बाहर बाहर राउंड लगाते रहते हैं। ध्रुवीय कक्षा, भूमध्य रेखीय कक्षा, अंडाकार कक्षा और निम्न कक्षा, किस कक्षा में ये घूमते रहते हैं, 38 का बी, ठीक है। ये है भूमध्य रेखीय कक्षा, ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। और ये कितनी हाइट पे बोलते हैं, कितनी हाइट होती है, हाइट कितनी होती है, ठीक है, कितनी हाइट पे स्थापित किए जाते हैं, कितनी हाइट पे स्थापित किए जाते हैं, हाइट बताइए। हाइट बहुत ज़रूरी है, पूछा गया है, कई बार पूछ लिया जाता है, कितनी हाइट पे इनको स्थापित किया जाता है ताकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मतलब घूमते रहें, गिरे ना, ठीक है, ना ही टकराएँ।
तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है गुर्दा, यकृत, फेफड़े और प्लीहा। ठीक, यकृत में, लीवर में। कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे नहीं पता, चलिए ठीक है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी बार पूछा गया है, आपके सिविल सर्विसेज में कई बार पूछा गया है। ये है 36,000, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये कहाँ स्थापित किया जाता है? 36,000। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया 39, हो गया। आगे आते हैं 40 पे। राजनीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राजनीति के, देखिए इसकी जो हाइट है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितनी हाइट होती है, कितनी हाइट पे उसको प्रतिस्थापित किया जाता है कि वो रोटेट करता रहे। ठीक, लीवर, बिल्कुल ठीक है। 40 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? यूएसए से, यूके से, आयरलैंड से और कनाडा से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप लोग जानते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड, सॉरी, आयरलैंड से लिया गया है। और जो 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं दोस्तों, वो भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। 41 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त को और हर्षवर्धन को। सिंपल सा जवाब होना चाहिए समुद्रगुप्त। बहुत फेमस क्वेश्चन है। भारत का विलियम स्मिथ, जो स्मिथ है, भाग 4, ठीक है, जो स्मिथ है, हाँ बिल्कुल ठीक है, भाग 4। ठीक, बिल्कुल ठीक है कविता जी, भाग 4। अब चलिए ठीक है, भाग 4 यही बताइएगा जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल ड्यूटीज, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, स्मिथ द्वारा, ये वी स्मिथ के द्वारा ये बात कही गई है, उसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, आगे 42, थार मारुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? 12, हाँ 12 से मनोनीत होते हैं, मनोनीत अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर पाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कविता जी, 51 है, बिल्कुल ठीक है। 51 है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में, ओ 44 में, ठीक है, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर ये आर्टिकल, इसमें आर्टिकल जोड़ा गया था, ये 51 का में। ठीक है, और भाग 4 का, ठीक, और इसमें शुरुआत में 10 थे, उसके बाद में 11, 11वां और जोड़ा गया है। ठीक है, 36 से 51। ठीक है, चलिए आ जाते हैं थार मारूस्थल राजस्थान दोस्तों। ठीक, और राजस्थान, थार मारूस्थल राजस्थान। आगे आते हैं 43, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलेग्रा और रिकेट्स। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी हो गया, बेरीबेरी हो गया, पेलेग्रा हो गया और रिकेट्स हो गया। तो ये होता है दोस्तों बेरीबेरी रोग। विटामिन बी 1 की कमी से थाइमिन, जिसका साइंटिफिक नेम है थाइमिन, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? थाइमिन। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और पेलेग्रा भी विटामिन की कमी से ही होता है, विटामिन बी 3 नियासिन, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। ठीक, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। आगे चलते हैं 44, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 5 6 7, ए बी सी डी। ठीक, ये भी बहुत साधारण सा सवाल है। 6 सदस्यों, 6 वर्ष, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। स्थायी सदन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, भंग नहीं किया जा सकता। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1927, 28, 1930, 1932। कब प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ था? 12 अप्रैल, ओ सॉरी, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम से, ठीक है, अहमदाबाद। आप लोग जानते होंगे ये कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक, कितने सदस्य थे? 78 सदस्य लोग, मतलब लोगों के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक,
बहुत बेसिक से जो बताता रहा, उसके बाद खत्म कब हुआ? 6 अप्रैल, यानी कि 24 जर्नी कितनी हो जाएगी? 24 दिन की जर्नी हो जाती है, 24 दिन की, ठीक। 6 अप्रैल 1930 को कहाँ तोड़ा था? डांडी। डांडी में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक वहां पे बनाया था। ठीक। डांडी कहाँ पड़ता है? नौसारी। नौसारी जिला है। नौसारी जिला। पूछा गया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिएगा, गुजरात। ठीक है। बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो वीडियो वीडियो में। अच्छा अच्छा। स्ट्रोमेसिया बच्चों में। रिकेट्स। अच्छा अच्छा, बड़ों में। अच्छा, वीडियो वीडियो कहते हैं इसमें एनिवेसेंट भी शामिल हुई थी, किसमें? एनी बेसेंट सबने अवज्ञा आंदोलन वगैरह में शामिल नहीं थी। देखिए, एनी बेसेंट का क्या ना, एनी बेसेंट का जो एक तरीके से गांधी जी के साथ रिवायरी टाइप की रही है। और गांधी जी को वो एक जगह शायद शैतान भी कहते हुए नजर आती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे अगर याद है। एक जगह उनको शैतान की व्याख्या देते हुए नजर आती है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 47, 48, 49, 50। मैंने बताया था 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बिल्कुल ठीक है। कौन सा सर? कौन सुने थे? ठीक। नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू, गॉडविन ऑस्टिन और एवरेस्ट भारत की। ठीक है। तो ये है दोस्तों कंचनजंगा। इनका जो हाइट है 8,598, शायद शैतान या राजनीतिक बच्चा है, ठीक है। शैतान की उपमा दी थी उन्होंने, शैतान की। ठीक है। कंचनजंगा भारत और नेपाल, सिक्किम और कुछ हिस्सा नेपाल में पड़ता है, कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। सी भी हो सकता है कविता जी, लेकिन सी इसलिए नहीं है। केटू गॉडविन ऑस्टिन है ना, वो पाक अधिकृत क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे है? पाक अधिकृत क्षेत्र में है, यानी कि पीओके में है। और पीओके बेशक हमारा हमारा पूरा कश्मीर है, लेकिन अभी प्रेजेंट जो इसकी स्थिति है, प्रेजेंट स्थिति में वो क्या है, उस पर कब्जा पाकिस्तान का है। तो हम लोग उसको अ, नहीं मानते, तो हम लोग केटू गॉडवी ऑस्टिन मानते हैं। कहीं कहीं इसमें केटू भी मान लिया जाता है, ऐसा नहीं, ये दोनों ही आंसर कहीं कहीं मान लिए जाते हैं, कहीं कहीं ये आयोग की अपनी क्षमता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवाद क्यों पैदा कर देता है? ठीक। इसलिए पैदा कर देता है क्योंकि क्योंकि कोई कोई आयोग का ये माना जाता है केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पीओके में पड़ता है, उसका क्षेत्र पीओके है। तो वो हमारा हिस्सा अभी फिलहाल हमारे कब्जे में नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है। हालांकि वो है हमारा ही, ठीक है हमारा ही, मौखिक रूप से हमारा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके उस हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा हुआ है। तो इस वजह से इसको नहीं मानते हैं। तो कंचनजंगा पूर्ण रूप से हमारे में है, लेकिन अब तक केटू ही पड़े हैं। हाँ, कि मैं यही यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि K2 ही है। लेकिन इसके दो दो टर्म हो सकते हैं। या तो अगर ये आयोग मान ले कि पीओके ओके बिल्कुल सब कुछ हमारा, सब कुछ वो है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन अगर वो एटलीस्ट 1 पॉइंट अगर वो मांग लेता है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर मीन्स मतलब जो भारतीय सीमाओं में स्थित हो, जिसमें भारत का पूर्ण आधिपत्य हो, तो वो कंचनजंगा ही होगा। तो इसमें दो स्थितियां हैं, आंसर दोनों ही सही हो सकते हैं। ठीक। तो जो मैंने माना है वो भारत की आपकी अभी की जो प्रेजेंट स्थिति है, जो प्रेजेंट जो कंडीशन है, उसके आधार पे माना है, ठीक है। क्योंकि पीओके पे हमारा अधिकार नहीं है उस हिस्से पे, और उसी हिस्से में गेटू गॉडवी ऑस्टिन पड़ता है। तो ये इस मेरा मेरा जो आधार है ये है। और आयोग अगर ये आधार लेता है तो कंचनजंगा होगा, अगर ये आधार नहीं लेता है तो केटू गॉड अगर केटू गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए हैं। अब डिसाइड आप करिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर ने कंचनजंगा बताया चलो कंचनजंगा लगा दें, कि बाद में हमको गालियां मत दीजिएगा। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, सब आयोग पे डिपेंड होता है। कहीं कहीं केटू दिया है और कहीं कहीं कंचनजंगा भी दिया है आयोग ने। मतलब आयोग ने खुद ही दोहरा रवैया अपनाया है, तो अब उसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ। मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? प्लाज्मा।
प्लेटलेट्स और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है दोस्तों? ऑक्सीजन का वहन करता है आरबीसी, डब आरबीसी, ठीक है। सॉरी। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, सर्वोच्च न्यायालय को है? ठीक, चलिए ठीक है, ओके। राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। संशोधन का अधिकार किसे है? संसद को, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है, ठीक है। इसका आंसर होगा 48 का बी। 48 का सी, चलिए 49 का बी है, ओके ठीक है। 50 पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 91, 92, 93, 95, ठीक है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आर्टिकल नंबर 368, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। ये है 1993 में, ठीक है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के, या जो मुख्य न्यायाधीश होता है मुख्य न्यायाधीश, या फिर अगर वो ना हो तो शायद किसी दूसरे न्यायाधीश को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। और उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष, और मैक्सिमम एज होती है 70 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष के लिए, या फिर एज 70 वर्ष, तो में से कोई भी पूरी करता हो, ठीक। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे? तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, लेवल अच्छा लगा होगा। आने वाले जो कुछ समय है तो थोड़ा-सा हम लोग इसको और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट ना हो। रिपीट होने से एक थोड़ा-सा फ़ायदा ये भी रह जाता है, हो जाता है कि आप लोगों का रिवीजन बहुत तेज़ी से होता है। घाटा ये रहता है कि नए क्वेश्चन की थोड़ी-सी उपलब्धता कम रह जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले जो सेशन होंगे, सर दूसरी क्लास 10 बजे से होगी। नहीं, सो भी दूसरी क्लास वही 10:30 बजे से है। 10:30 से सेकंड क्लास है, ठीक है। पम्मी जी नमस्कार, स्वागत है आपका, ठीक है। आप देखिए, आज जो लोग आज आए थे, कविता जी हो गई और ये मनोरमा जी हो गई हैं, इनका फिर से स्वागत है। 10:30 बजे इतिहास की टीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर वगैरह की क्लास है। ठीक 10:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप सभी लोग उसके प्रति इंटरेस्टेड हैं, हालाँकि शोभित जी आते रहते हैं, और शोभित जी हमेशा आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। हाँ, क्लास खत्म हो गई, एक 10:30 बजे क्लास है जो, और गीता जी रेगुलर आती हैं, और एक हमारे एक और बहुत जो स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं, अभिनव, वो भी आते हैं। तो 10:30 बजे इतिहास की क्लास होगी, लेकिन K2 वाला एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं, नहीं, K2 वाला मैं वो आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए 2 कंडीशंस हैं। अगर आयोग कंफर्म है मेरा, K2 वाला ये कि अगर आयोग जो पीएको वाला जो हिस्सा है, उसको उसको भी हमारे अंदर मान के अगर उसको आंसर करता है तो डेफ़िनेटली K2 ही होगा, ठीक है? उसमें कोई शक नहीं, K2 होगा। लेकिन अगर वो पीओके की गणना नहीं करता है, ठीक? अगर उसने नहीं लिया उसको, तो डेफ़िनेटली कंचनजंगा पे आप जा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आयोग पे, इस तरीके ये एक ना इस तरीके के क्वेश्चन डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। 10:30 बजे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इतिहास के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आइएगा, उसमें से कुछ बेहतर क्वेश्चन आपको, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही बेहतर होते हैं इतिहास के, मैं बार-बार यही कहता हूँ, ठीक है। सर नमक सत्याग्रह को समझा दो। नमक सत्य नमक सत्याग्रह, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, इसको समझिए, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से एक यात्रा निकाली थी। कहाँ तक निकाली थी? डांडी के लिए। और यात्रा उन्होंने कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। और जो अहमदाबाद से यात्रा शुरू की थी, वो उस समय डेट हुई थी 12 मार्च 1930।
यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से एक मार्च किया। कहाँ तक? दांडी तक। दांडी डेट मीन्स नौसारी क्षेत्र, नौसारी जिला पड़ता है गुजरात का। उस क्षेत्र में आके इन्होंने नमक बनाया था, नमक कानून का प्रतिरोध किया था, क्योंकि नमक पे इन्होंने टैक्सेस कुछ बढ़ा दिए थे। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मेन मकसद आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को एक अच्छा स्टैंड देना, एक ऐसा स्टैंड देना जहां हम लोग जो अंग्रेजी शासन प्रशासन थी, एक जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष चल रहा था, उसके एक पड़ाव के रूप में देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और बहुत अच्छे बड़े स्तर पे चला था, लेकिन फाइनली जो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, और दोबारा फिर ये 1932 में स्टार्ट हुआ, फिर 1934 में ये फिर से वापस ले लिया गया हमेशा हमेशा के लिए। तो इसकी जो मुख्य उपलब्धि रही है, नमक सत्याग्रह इसकी मुख्य उपलब्धि रही है। और इसमें जो सहयोग देने वाले थे अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू और जो दूसरे और महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योग रहा है। खास तौर से जो सरधाना क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे नमक बनाने देखिए नमक कानून को तोड़ना, नमक एक कानून उन्होंने बनाया था अंग्रेजों ने उस समय, जहाँ पे जो नमक होता था बेसिक, हम सभी लोगों की बेसिक जो चीज़ है खाने में, नमक। बगैर नमक के कुछ नहीं है। ठीक, जैसे बोलते हैं ना, हमारे आपने हमारा नमक खा लिया तो नमक हरामी नहीं कर सकते। ठीक है। तो नमक का हमारे यहाँ ये अर्थ लगाया जाता है कि आप ईमानदार हो सकते हैं या बेईमानी नहीं कर सकते। खैर ये मजाक की बात है। अंग्रेजी प्रशासन ने नमक पे टैक्सेस कुछ इंक्रीज किए थे, और टैक्सेस इंक्रीज होने की वजह से इसको एक गांधी जी ने इसको जो ओबिडेंस के रूप में जो कानून बनाया है, उसके प्रतिरोध के रूप में नमक बना के उस कानून को तोड़ने का प्रयास किया था। ठीक है, यही यही मैं बता रहा हूँ, उस कानून का तोड़ने का प्रयास किया था इन्होंने, मतलब कि देखो तुम कुछ भी कर लो। फिर उसके बाद ये एक सफल कानून के रूप में आया था, उसमें कुछ टैक्सेस घटाए भी गए थे जहाँ तक मुझे याद है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो जीएस के पर्पज़ से इस पोर्शन में जो सारे पार्ट हैं थोड़े से अच्छे से इंक्लूड करूँ, मतलब एक इक्वल पार्टिसिपेट हो पाए सारे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स का। हालांकि जो कोर सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज्योग्राफी पे, इतिहास पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये कोर सब्जेक्ट होते हैं, इस पर थोड़ा सा अधिक फोकस करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, और थोड़ा बहुत कुछ और पोर्शन कंप्यूटर के अगर एक दो क्वेश्चन डाल पाएंगे तो उसको भी हम लोग उसमें डालेंगे। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये नमक सत्याग्रह उसका छोटा सा हिस्सा था। ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, हमारी फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 10:30 बजे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोग यहाँ पे इतना समय व्यतीत किया, तो उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मुलाकात होती है ठीक 10:30 बजे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन।